तो सर वो इसकी रिकॉर्डिंग कर दें जरा। जी जी। अच्छा जी। हो गया। तो डेटाबेस क्रिएशन, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर। अच्छा, इसमें ये होगा कि हम एक ही सेशन किया करेंगे क्योंकि रमज़ान है, तो जितना भी कवर होगा बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में वो कर लिया करेंगे। तो इसलिए 5 मिनट कोशिश किया करें कि 5 मिनट के अंदर ना आप सारे लोग आ जाया करें, तो 5 मिनट के बाद में शुरू कर दिया करूँ। अच्छा, ये है कि टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पी फाइल क्या होती है, एसपी फाइल क्या होती है, उनका डिफरेंस क्या है, वो और वो असाइनमेंट भी मैंने आपको दी थी, तो वो आप लोगों ने सीआर और जीआर को दे देनी है। तो टुडे वी विल डिस्कस के व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स नेसेसरी फॉर डेटाबेस क्रिएशन। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं, और फिर जो है ना इसके 3 मेथड होते हैं जो कि आप जिसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस। फर्स्ट ऑब्वियस बात है कि वी कैन यूज द ओडीए सी, ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट्स। तो अच्छा, ये काम जो है ना आप एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग द सर्वर भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्योंकि आपने प्लान करना होता है कि आपकी डेटाबेस है उसका पर्पस आपने डिफाइन करना होता है, फिर उसका टाइप आपने डिफाइन करनी होती है, तो वो सारे तो इसलिए नॉर्मली जो है वो सर्वर इंस्टॉल कर लिया जाता है और उसके बाद जो है वो डेटाबेस क्रिएशन की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि वंस यू विल ओपन योर डेटाबेस फॉर द कॉमन यूजर्स, यू कैन नॉट चेंज दोज पैरामीटर्स। तो उनकी वैल्यूज को डिसाइड करना, उनको कैलकुलेट करना, फिर उनके डिफरेंट जो लोकेशंस हैं उनको डिसाइड करना, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपने पहले डिसाइड करने होते हैं बिफोर क्रिएटिंग द डेटाबेस एंड मेक द डेटाबेस अवेलेबल फॉर द यूजर्स। क्योंकि वो जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर आप पहले सेट कर दें, वैल्यू अगर आपको चेंज करनी पड़े तो फिर यू हैव टू डाउन योर डेटाबेस, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, सेकंड जो सा जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हम होंगे, तो बीइंग अ डीबीए यू शुड नो हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस मैन्युअली थ्रू द क्रिएट डेटाबेस कमांड। ठीक है, तो इसको करेंगे। और तीसरा जो सा है वो क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग ओएमएफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। You should very clearly understand that what is the difference between without using the OMF and using the OMF। तो Oracle managed file, ठीक है, तो ये आपको एक कह लें कि Oracle प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि अगर आप OMF को यूज करते हैं तो you have to set the parameters। Once you will set the parameters, then there is no need to give the file paths, file names, तो ऑटोमेटिकली Oracle on the behalf of that DBA वो उनको मैनेज करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो इजी हो जाता है। लेकिन दैट विल टोटली डिपेंड द डिफरेंट डीबीए एंड द वर्किंग स्टाइल, कह लें कि वो कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो हम इनको सारे को जो है वो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, प्लानिंग में जो सा है वो when we said that you have to plan the database, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि you should clearly know that what is the purpose of this database। लेकिन डिफरेंट टाइप्स की डेटाबेसेस होती हैं, तो आप उसको किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं। और सेकंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द डेटाबेस। लाइक आप अगर आप उसको एनालिसिस पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए करना चाह रहे हैं, कि या प्योरली आप क्वेश्चन आंसर के लिए डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये तो उसका पर्पस हो गया। और जो टाइप्स आ जाती हैं उसमें OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस आ जाती है, डाटा वेयर हाउस आ जाता है, और कह लें कि एनालिटिकल डेटाबेस आ जाती है, और फॉर स्टोरेज पर्पस डेटाबेस आ जाती है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो वो आपसे आप ऑप्शन भी पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस यू वांट टू क्रिएट। तो यू शुड बिफोर दैट यू शुड हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट टाइप यू रिक्वायर्ड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जो थर्ड जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू डिफाइन द आर्किटेक्चर ऑफ योर डेटाबेस। देखिए, आर्किटेक्चर में आ जाता है कि how many data files you will create, physical data files you will create, and what will be the location of those data files, and how many redo log files you will create, and what will be the location of those one, and then the control file,
and how many times you will multiplex your control file, और इस तरह जो है ये all this will be called as the architectural design of your database. तो ये भी बड़ा important होता है, और फिर उससे important ये है कि how you will define the extension policy of your database, different data files. तो उसमें आप अगर अपने different table spaces में अपने data को split कर रहे हैं, आपके actual data के लिए table space separate है, redo log के लिए separate है, undo table space separate है, temporary table space separate है, indexes ऑब्जेक्ट के लिए टेबल स्पेस सेपरेट है. तो all this will be also include in the architectural design, and before creating the database you have to decide it very well that what type of different table spaces you will use for your database. तो सेकंड जो सा आ जाता है कि चूज द अप्रोप्रिएट नेम ऑफ योर डेटाबेस. तो ऑब्वियस बात है कि वो यूनिक होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका ओरेकल होम क्रिएट होगा, सीड SID सीड क्रिएट होगा. लास्ट टाइम जैसे हमने पढ़ा था initsid.aura आपकी पी फाइल जो है वो क्रिएट होगी, तो वो सब जगह आपका फिर वही डेटाबेस नेम जो है वो यूज होगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है यू कैन क्रिएट मोर देन वन डेटाबेसेस. तो उसके लिए भी जरूरी है कि फिर आप उसका अप्रोप्रिएट नेम रखें, ताकि उससे पता चल जाए कि ये किस टाइप की आपने डेटाबेस है और किस पर्पस के लिए क्रिएट की हुई है. तो आप उसको एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट यू कैन open the different type of that database that will be required for that particular purpose. और जाहिर है फिर जो उनसे है कि वो यू विल क्रिएट द डेटाबेस, और डेटाबेस क्रिएट करने के जैसे मैंने बताया कि ये 3 मेथड हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. और दूसरी जो उसकी सिंपल फॉर्म है कि अगर आप डेटाबेस को क्रिएट नहीं करते तो देन यू कैन यूज द एग्जिस्टिंग डेटाबेस. तो उससे जो है ना वो ओरेकल डाटा माइग्रेशन असिस्टेंट यूज करके यू कैन माइग्रेट फ्रॉम द अर्लियर वर्जन टू द लेटेस्ट वर्जन. तो आप उससे एक से दूसरे वर्जन पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या आप किसी और डेटाबेस या एसक्यूएल सर्वर आपने पहले यूज किया हुआ है, नाउ यू वांट टू शिफ्ट योर डेटाबेस ऑन द ओरेकल सर्वर, तो आप उधर से जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं. तो ये सारे कामों के लिए यू कैन यूज ओरेकल डाटा माइग्रेशन असिस्टेंट. तो ये इसकी फैसिलिटी है ओरेकल की, जो कि आपको डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करती है. तो ये GUI मोड में भी काम करती है, और ज़ाहिर कमांड मोड में भी काम करेगी. तो आप इसके साथ जो है वो कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं. अच्छा जी, इसमें देखें OF ये जो उनसे बड़ा ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर ओरेकल जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्ड डेटाबेस आर्किटेक्चर लेआउट. तो जो उसका स्टैंडर्डाइज होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ जो है वो डायरेक्टरीज पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ओरेकल जो है ना ऑन बिहाफ ऑफ दैट यूजर जो है वो उसको करेगा. तो यू कैन एस्टेब्लिश अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वेयर एनी डाटा फाइल कैन बी स्टोर्ड. तो आपने उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का एक दफा पाथ बता दिया, और फिर जो उनसे सेपरेट ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट टेबल स्पेसेस, तो वो आपने एक दफ़ा अगर आपने क्रिएट कर दिया, तो ओरेकल को पता होगा. लेट्स सपोज आपने अगर अपनी डाटा फाइल के लिए एक डाटा टेबल स्पेस बना ली, और आपने अपनी इंडेक्स के लिए एक इंडेक्स टेबल स्पेस बना ली है, तो अब ओरेकल को पता है कि व्हेन एवर यू विल क्रिएट एनी इंडेक्स, तो इट दिस ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड इन द सेपरेट टेबल स्पेस. देखिए पहले इससे इस तरह का आपने कोई काम नहीं किया था. जब लास्ट कोर्स हम पढ़ रहे थे, तो आप इंडेक्स भी क्रिएट कर रहे थे, व्यूज भी क्रिएट कर रहे थे, डाटा टेबल्स भी क्रिएट कर रहे थे, और वो सारा यूज स्टोर भी हो रहा था. तो इसको अब आप पढ़ेंगे कि अगर वो आप क्रिएट नहीं कर रहे थे, तो वो किधर स्टोर हो रहे थे, और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है. वो आपकी ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस को डिटीरियरेट करता है, क्योंकि वो सारे के सारे जो उनसे वो आपकी टेबल सिस्टम टेबल स्पेस में क्रिएट होते हैं. तो जब सिस्टम टेबल स्पेस आपकी ओवरबर्डन हो जाती है, तो वो ऑब्वियसली फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरियरेट होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. तो इसलिए आप जो है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट जो है उसको मैनेजेबल वे में स्टोर करेंगे. अब बीइंग अ DBA you will learn how you can manage your data according to different types of that data into a separate logical structure which Oracle will provide you. तो इसको हम देखेंगे मैक्सिमम डेटाबेस रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बाय सेपरेटिंग. ठीक है, तो उससे जो है ना ऑब्वियस बात है कि आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है. अच्छा, ओरेकल सॉफ्टवेयर फाइल लोकेशंस. तो जब आप ओरेकल को
इंस्टॉल करते हैं सर्वर को, तो ज़ाहिर है आपके सॉफ्टवेयर की जो है ना वो लोकेशन होती है, और वो ओरेकल बेस जो भी आपने डिफाइन की होगी कि रूट के ऊपर किस डायरेक्टरी के अंदर आप जो है वो ओरेकल को इंस्टॉल करेंगे, तो वो आ गया, और उसमें प्रोडक्ट आ गया, रिलीज नंबर आ गया, फिर उसके अंदर रिलीज लेट्स सपोज आपने 1.9.11 आपने इंस्टॉल किया, तो उस नंबर से उसके अंदर फोल्डर बनाएगा, और उसमें आपका बिन डीबीएस, और जिसके अंदर आपकी पी फाइल पड़ी होती है, आरडीबीएमएस के आपके सारे कंपोनेंट्स यूटिलिटीज, और एसक्यूएल प्लस जो सा है सपोर्ट के लिए, और एडमन इंस्टेंस पी फाइल, तो ये सारे आपका फोल्डर हायरार्की बनेगी। बट दैट विल डिपेंड कि आप उसको कौन सी लोकेशन देते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसके बाद ओरेकल उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी फाइल्स की होती है, कि वेयर योर एक्चुअल फिजिकल फाइल्स with the collaboration of your operating system will be stored on your system। तो उसमें ऑरा डाटा के नाम से आपका फोल्डर बनता है, और उसके अंदर फिर डीबी, ये आपकी डेटाबेसेस है। लेट्स सपोज आपने दो डेटाबेस बनाई है, तो DB01 DB02, तो वो आपकी दोनों डेटाबेसेस जो है ना उनके फोल्डर बना देगा। तो इस तरह, और उसके अंदर फिर वो मैनेज करेगा, रीडू लॉग फाइल है, कंट्रोल फाइल है, सिस्टम फाइल है, तो इस तरह आप उसको सेपरेट सेपरेट डायरेक्टरीज के अंदर भी रख सकते हैं। तो उसकी एक चीज आपने थोड़ी सी इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस यू मस्ट हैव द फॉलोइंग: अ प्रिविलेज्ड अकाउंट ऑथेंटिकेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम और पासवर्ड फाइल, और सेकंड होता है सफिशिएंट मेमोरी टू स्टार्ट द इंस्टेंस, और सफिशिएंट डिस्क स्पेस फॉर द प्लान डेटाबेस। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आप लास्ट आपका जो कोर्स हमने पढ़ा था उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि जो यूजर हैं those will be authenticate from the data dictionary, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आप कोई यूजर बनाते हैं उसी नाम का एक स्कीमा क्रिएट होता है, और दैट स्कीमा इंफॉर्मेशन एंड यूजर इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द डाटा डिक्शनरी। तो जब आप लॉग इन होते थे तो वो डाटा डिक्शनरी को रीड करेगा, उधर से आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेट करेगा और चेक करेगा कि यू आर द वैलिड यूजर, तो वो आपको एक्सेस दे देगा, आप लॉग इन हो जाएंगे, मीन्स कि आपका सेशन क्रिएट हो जाएगा। और फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को जब एक्सेस करते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल है, तो वो चेक करेगा कि यू हैव द राइट्स टू एक्सेस दैट टेबल। तो फर्स्ट या तो आप उसके ऑनर होने चाहिए, या फिर आपको उसका प्रिविलेज ग्रांट होना चाहिए। तो अगर वो होगा तो वो किधर से चेक करता है? डाटा डिक्शनरी से करता है। लेकिन देखिए बीइंग अ डीबीए अभी तो आपकी डाटाबेस बनी नहीं है, और अगर आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं है तो हाउ यू कैन क्रिएट द डाटाबेस? तो इट मीन्स के जौन सा वो यू हैव टू स्टार्ट योर डेटाबेस एज अ डीबीए। तो वो ओपन नहीं होगी, लेकिन ये है कि स्टार्ट होगी ताकि आप उसमें डेटाबेस को क्रिएट की कमांड आपकी रन कर सके। तो उसके लिए जो हमने डिफरेंट स्टेट्स पढ़ी थी, तो नो अमाउंट स्टेज के अंदर आप जौन सा अपनी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो नो अमाउंट स्टेज में आने के लिए भी यू हैव सम ऑथेंटिकेटेड यूजर, कि जो आपका डीबीए है वो ऑथेंटिकेट होगा कहीं से, तो उसको ऑथेंटिकेट करने की ये बात कर रहा है कि the DBA user can authenticate from two different ways. One, operating system, या तो आपको at the time of installation your Oracle server आप उसको लिंक कर दें, कि जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉगिन हो तो वो आपको ऑथेंटिकेट कर दे डेटाबेस को यूज करने के लिए। और सेकंड फिर ये है कि यू हैव टू मेंटेन द पासवर्ड फाइल, दैट विल बी प्योरली यूज फॉर द DBA यूजर्स, नॉट फॉर द कॉमन यूजर्स, क्योंकि पासवर्ड फाइल जो सा है वो अवेलेबल होगी इफ your database is not yet open। तो आपकी डेटाबेस कॉमन यूजर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी पासवर्ड फाइल से उसको ऑथेंटिकेट कर देगा डीबीए को। देखिए अब आपकी डेटाबेस क्रैश कर गई, लेट्स सपोज नाउ डीबीए इज द रिस्पांसिबल टू रिकवर दैट डेटाबेस। तो वो डीबीए पहले लॉगिन खुद होगा और फिर डेटाबेस को ओपन करेगा, और या स्टार्ट करेगा, तो फिर उसको रिकवर करेगा ना। तो इसलिए उसको सम टाइम DBA need to start the database in no mount stage, or sometime DBA needs to start database in mount stage। तो ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है जो कि आपने रिटर्न मुझे देनी है, कि आपने दो कैटेगरीज में लिखना है कि व्हेन DBA needs to open the data to start the database in no mount stage। तो पॉइंट वाइज आपने मुझे लिखना है कि ये सिनेरियोज हों 1 2 3 4 5, तो उसमें DBA को नो माउंट स्टेज में डेटाबेस चाहिए होती है। और फिर आप बताएंगे कि व्हेन DBA नीड्स टू स्टार्ट द डेटाबेस इन माउंट स्टेज, तो माउंट स्टेज में उसको कब चाहिए होगी? लाइक रिकवरी के लिए चाहिए, बैकअप के लिए चाहिए, या कोई और काम। तो आपने पॉइंट वाइज 1 2 3 4 वो लिखना है। एंड व्हेन डेटाबेस विल बी ओपन
देन व्हाट डज दिस मीन, तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये 3 आपने कैटेगरीज बना के ना रिटन असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो अपने CRGR को दे देनी है। So if you have very clear idea between the different states of this database, like shutdown, no mount, mount, open, then you can write very easily. तो लेकिन ये कि उसके लिए आप पहले थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे और करेंगे। अच्छा, ये फाइल हो गया। तो फाइल जो सा है, अब ये सिंपल आपको समझ लग गई कि फाइल विल बी यूज टू मैनेज द टू क्रिएट द to be created to authenticate the DBA user. और obvious बात है कि you have a sufficient memory to start the instance और sufficient disk space, तो वो आपकी होनी चाहिए। अच्छा, जब DBA जो सा अथेंटिकेट मेथड होता है, हाँ, उसके लिए दो चीज़ें, दो मेथडोलॉजीज कह लें, मोड कह लें, वो हो सकते हैं। आपका जो अथेंटिकेटेड सर्वर है ना, वो रिमोट साइट पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने पूरे का पूरा अथेंटिकेशन सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है और वो रिमोटली है, तो उसमें आपका ऑब्वियस बात है नेटवर्क इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब कोई भी DBA जो है वो ही विल ट्राई टू एक्सेस द डेटाबेस, फर्स्ट ही और शी कैन शुड लॉग इन, ठीक है, और वो उसकी जो लॉगिन इंफॉर्मेशन है दैट विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑथेंटिकेशन सर्वर फ्रॉम द रिमोट साइट। और सेकंड ये होता है कि यू कैन authenticate the user from the password file, and that password file can reside on the same system or the different system as well। तो वो उससे जो सा वो हो जाएगा। तो यही डायग्राम के लिए से उसको शो किया हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये एक ओरेकल की एक कह लें कि यूटिलिटी है, Aura PWD, ठीक है, तो विच विल बी यूज टू क्रिएट योर पासवर्ड फाइल। तो इसके थ्रू फर्स्ट आप पासवर्ड फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो देन यू कैन क्रिएट द डिफरेंट यूजर्स। तो और वो यूजर्स के पासवर्ड्स एंट्रीज जो है वो उस पासवर्ड फाइल के अंदर आप एंटर करेंगे। तो ऑरा PWD और फाइल का फिर आप इधर कंप्लीट पाथ और उसका नाम, फाइल का नाम, ठीक है, पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन, जो भी उसका पासवर्ड आपने रखा होगा, और एंट्रीज। एंट्रीज का मतलब ये है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ DBA यूजर्स कैन बी ऑथेंटिकेटेड बाय दिस फाइल। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस इसको लिमिटेड कर दिया जाता है। सम सिनेरियोज में कहा जाता है जी कि ओनली 3 DBA यूजर्स कैन ऑथेंटिकेट फ्रॉम दिस वन पासवर्ड फाइल, और फिर जो इसके अलावा दो दूसरे 3 है उनको दूसरी पासवर्ड फाइल से, जो दूसरे लेट्स सपोज आपके 9 आपके DBA यूजर्स हैं, तो उसके लिए आप 3 फाइल बना लेते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर किसी वजह से आपकी एक फाइल करप्ट होगी तो कोई दूसरा DBA यूजर लॉग इन होके तो ही और शी विल बी एबल टू रिकवर दैट डाटा। तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि सारे जो यूजर्स हैं, DBA यूजर हैं, वो आप किसी एक ही फाइल से ऑथेंटिकेट करवाएं। तो अगर वो फाइल करप्ट होगी तो कोई भी फिर DBA यूजर आपका जो है वो ऑथेंटिकेट भी नहीं होगा, लॉग इन भी नहीं होगा। तो ये चीज उसमें होती थी। इसलिए नंबर ऑफ एंट्रीज यू हैव टू मेंशन व्हेन यू विल क्रिएट द फाइल, कि कितने यूजर्स को वो मैक्सिमम ऑथेंटिकेट कर सकती है, तो वो उतने ही उसकी एंट्रीज लेगी। और ऐड यूजर टू द पासवर्ड फाइल, तो वो आप पासवर्ड फाइल में यूजर्स ऐड कर देंगे, और असाइन एप्रोप्रिएट प्रिविलेजेस टू ईच यूजर, और उसको जो सा वो प्रिविलेज यूज करेंगे। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रांट सिस DBA टू HR। देखिए, अब HR एक यूजर है, उसको आपने सिस, एक होता है DBA का रोल ग्रांट करना, और सिस DBA रोल अगर आप उसको ग्रांट करेंगे तो नाउ दिस यूजर इन पोजीशन टू क्रिएट द डेटाबेस, ठीक है। तो उसके लिए सिस DBA का रोल ग्रांट होना जरूरी है। सिंपल DBA का अगर आप रोल ग्रांट करेंगे तो वो भी आपकी डेटाबेस को क्रिएट नहीं कर सकता, नए यूजर्स बना सकता है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। तो वो नए टेबल्स क्रिएट कर सकता था, नए यूजर्स बना सकता था, और सारे काम कर सकता। तो इसका इसका डिफरेंस क्या आता है? लेकिन जब आप किसी को सिस DBA का यूजर क्रिएट करते हैं तो नाउ दिस HR यूजर विल बिकम द ओनर ऑफ द डेटा सिस्टम कैटलॉग, आपकी डेटा डिक्शनरी का ओनर बन जाता है ये यूजर, ठीक है। तो अगर आप किसी को DBA का यूजर देते हैं तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर तो बन जाता है, लेकिन वो डेटा डिक्शनरी का ओनर नहीं बनता। इट मीन्स कि उस यूजर के किसी भी एक्शन के अगेंस्ट डेटा डिक्शनरी के बेस टेबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ना फॉर राइटिंग पर्पज और ना फॉर रीडिंग पर्पज। लेकिन जब आप उसको सिस DBA का रोल देते हैं तो ही और शी विल बिकम द डेटा डिक्शनरी ओनर। तो फिर जो है वो ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली Oracle सर्वर विल नीड टू एक्सेस द डेटा डिक्शनरी एज वेल। तो ये उसमें डिफरेंस होता है।
तो क्रिएटिंग डेटाबेस में ओरेकल डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड। तो ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर ये यूज होगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ योर ओरेकल सर्वर। तो अगर आप उस वक्त ओरेकल सर्वर को इंस्टॉल करते हुए ओ यू आई को यूज करते हुए अगर आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका ओ डी सी ए, ठीक है, ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट को कॉल करेगा। और ये आपका जावा बेस्ड जो है ना ये यूटिलिटी है ओ डी सी ए। ओरेकल जावा बेस्ड यूटिलिटी का फायदा ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कॉल होती है और रन होती है। मींस कि अगर आपने ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर को मतलब स्टार्ट किया और आप ओरेकल सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ ही आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ओडीसीए को कॉल कर लेगा और आपकी डेटाबेस क्रिएट कर देगा। तो वंस इफ यू विल configure your server, so you can start this utility as a standalone separately, which will be work platform independent, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जावा बेस्ड है और लॉन्च्ड बाय द ओरेकल सर्वर और स्टैंड लोन, दोनों टाइप से ये लॉन्च हो सकता है। और क्रिएट कमांड जो सा वो आप देंगे तो उसमें तो दीज आर द सम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स व्हिच यू हैव टू सेट व्हेन यू विल क्रिएट द डेटाबेस। तो ओरेकल बेस है, तो ओरेकल बेस विल बी द फोल्डर where your all file software and the files directories will be created by the Oracle server। और फिर Oracle home है where particularly जो आपका सीड नेम होगा, ठीक है, तो वो आपका Oracle home होगा और वो ऑब्वियसली Oracle बेस के अंदर बनेगा। तो फिर Oracle सीड जो सा है वो Oracle डेटाबेस का नाम होगा और इंस्टेंस का नाम तो वो सेम होगा। और NLS 333 ये होता है कि अगर आप अदर देन द डिफॉल्ट करेक्टर सेट यूज करना चाहते हैं देन यू हैव टू सेट दिस वेरिएबल। और फिर ऑब्वियसली पाथ है कि आपका एलडी लाइब्रेरी पाथ है कि आप अपनी फाइल्स आपकी किधर स्टोर करना चाहते हैं तो उसका पाथ आप जो है वो सेट कर देंगे एनवायरमेंटल वेरिएबल के थ्रू। अच्छा, ये जो एनवायरमेंटल वेरिएबल है इनका कंसेप्ट आपको होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि इन ओरेकल सर्वर हाउ विल सेट द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। तो ये आपने मुझे बाद में इसके एंड पे बता देना जब मैं क्वेश्चन लूंगा कि आप इसको करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। तो Oracle configuration assistant allow you to create the database, configure database, delete database, manage templates। तो ये आपको DBCA जो है ना ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। क्रिएट न्यू टेम्पलेट, जो टेम्पलेट होता है कि अगर आपने समटाइम्स कि आप मोर डिफरेंट टाइप्स की डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप एक टेम्पलेट बेसिक बना के रख लें। तो whenever you need to create the database you can use that template। तो आप उस टेम्पलेट से आगे फिर जो है वो अपनी डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, डिफरेंट कह लें कि सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो दोबारा से आपको हर नए सिरे से सारे काम नहीं करना पड़ता। तो यू कैन यूज द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, तो वो आप कर सकते हैं। आपको नया टेम्पलेट क्रिएट करके डिफरेंट टेम्पलेट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आपको डीबीसीए जो है वो फैसिलिटी देता है। और क्रिएट द न्यू टेम्पलेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटाबेस भी हो सकता है कि आपकी एक ओल्डर वर्जन है तो उससे आप नया टेम्पलेट क्रिएट कर लें और फिर उस टेम्पलेट से नई डेटाबेस क्रिएट कर लें। और ऑब्वियस है कि डिलीट द टेम्पलेट और डिलीट द डेटाबेस वो आपको देता है। डीबी ये बता रहे हैं डीबीसीए की फंक्शनलिटी बता रहा है। तो डीबीसीए यूज कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट को यूज करते हैं और सिलेक्ट टाइप ऑफ डेटाबेस टू बी क्रिएटेड फ्रॉम प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। और अच्छा जी, एक मिनट ये इसको अच्छा, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस यूजिंग डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। तो उसके लिए ये भी जीयूआई मोड है तो जिसके अंदर आपने जस्ट सेलेक्ट करना है कि क्रिएटेड और उसका प्री डिफाइंड अगर टेम्पलेट यूज करना है तो उसको ले लेंगे आप। और उसके बाद ये स्पेसिफाई द ग्लोबल डेटाबेस नेम एंड सीड, आप वो दोनों इसको चूज कर लेंगे। सिलेक्ट फीचर्स टू यूज इन डेटाबेस, तो वो जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो आप यूज करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि फिर आप जो है वो आइडेंटिफाई द एनी स्क्रिप्ट टू बी रन आफ्टर डेटाबेस क्रिएशन। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इमीडिएटली व्हेन यू विल क्रिएट द डेटाबेस यू हैव टू क्रिएट द बेस टेबल्स ऑफ योर डाटा डिक्शनरी। तो उसके और पीएल सीक्वल सपोर्ट, तो उसके लिए यू हैव टू एटलीस्ट रन टू स्क्रिप्ट्स, मस्ट रन स्क्रिप्ट्स
आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस, बिफोर दैट टू ओपन द डेटाबेस। क्योंकि अगर आप जब तक वो डाटा डिक्शनरी बेस टेबल्स क्रिएट नहीं करेंगे और पीएल सीक्वल सपोर्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आप डेटाबेस को ओपन नहीं कर सकते। तो इसलिए वो इधर उसके नाम दिए होंगे प्रॉग एसक्यूएल जौन सा है वो, और डाटा डिक्शनरी का। तो वो स्क्रिप्ट डिफॉल्ट में ओरेकल आपको प्रोवाइड करता है, जस्ट आपने रन करने होते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड द सपोर्ट। और सिलेक्ट मोड यू वांट टू डेटाबेस टू ऑपरेट इन, तो उसका डेटाबेस का मोड आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस मोड में डेटाबेस को रन करना चाहते हैं। सॉरी। अच्छा जी, क्रिएट डेटाबेस यूजिंग डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। तो स्पेसिफाई ऑप्शंस फॉर मेमोरी आर्काइविंग, डेटाबेस साइजिंग एंड फाइल लोकेशंस। तो ये सारी चीजें आपने खुद देनी है कि आपकी मेमोरी ऑप्शंस क्या क्या होंगी। आर्काइविंग करना चाहते हैं, नो आर्काइविंग, आर्काइविंग मोड में डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, और डेटाबेस आपकी एक्चुअल फिजिकल फाइल्स के साइज क्या होंगे, लोकेशन क्या होगी, और ये सारी चीज, और उनके नाम क्या होंगे। तो ये आपने सारा, ऑब्वियस बात है कि आप देंगे डीबीसीए को तो वो जो सा वो क्रिएट कर देगा। और डिफाइंड डेटाबेस स्टोरेज पैरामीटर्स हैं, तो स्टोरेज पैरामीटर आप उसको देंगे, चेंज फाइल लोकेशन वेरिएबल्स एज नीडेड। तो जो डिफरेंट फाइल्स के वेरिएबल्स हैं उनकी आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और सिलेक्ट अ डेटाबेस क्रिएशन ऑप्शन टू कंप्लीट द डेटाबेस। तो ये तो जीयूआई मोड में हो गया। और अगर आप मैनुअल मोड में करते हैं तो चूज अ यूनिक इंस्टेंस एंड डेटाबेस नेम, और choose a database character set, set operating system variables, create initialization parameter file। और इसमें आपको p फाइल जो है वो करनी पड़ेगी। स्टार्ट द इंस्टेंस इन नो माउंट स्टेज, और क्रिएट एंड एग्जीक्यूट द क्रिएट डेटाबेस कमांड। तो इसका मतलब वो है नो माउंट स्टेज में यू कैन रन द क्रिएट डेटाबेस कमांड। फिर जब वंस द डेटाबेस विल बी क्रिएटेड, you will run the scripts and then you will open the database। Run scripts to generate the data dictionary and accomplish post creation steps। तो ये आप जो सा ये आप स्क्रिप्ट्स रन करेंगे, और डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स के आपको ओरेकल स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करता है, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फंक्शनैलिटी यू वांट टू यूज विद दैट डेटाबेस। तो वो आप टाइम टू टाइम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बिल्ट इन चीजें होती हैं, लेकिन ये है कि आपको एक दफा स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा बिफोर टू यूज दैट यूटिलिटी और facility। Create additional table species as needed। तो once your database will be created, तो उसके बाद भी आप जो है वो अपने additional टेबल स्पेसिस क्रिएट कर सकते हैं, लाइक टेम्परेरी है, अनडू है। तो इस तरह की सारी, तो ये जो है ना ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एक डेटाबेस क्रिएशन की। तो अभी मेरा ख्याल ये 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं सिर्फ इसको एक दफा क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इधर तक आज कर लेते हैं, बाकी इसको कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो मैं लास्ट में आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखें, ये क्रिएट डेटाबेस की कमांड है, फिर ये आपके लॉग फाइल। तो ये आपके 3 लॉग ग्रुप्स उसने बनाए हैं, और उसके अंदर ये उसकी लोकेशन और पाथ दे दिया, ठीक है। फिर मैक्स लॉग फाइल्स आपकी 5 हो सकती हैं, मीन्स कि आप 2 और क्रिएट कर सकते हैं। 5 से ज्यादा लॉग फाइल्स नहीं बना सकते। मैक्स लॉग मेंबर्स, हर ग्रुप के अंदर मोर देन 1 मेंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 दैट, और एंड दैट विल बी द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ योर मेंबर्स, ठीक है। तो ये जो उनके कंटेंट्स होंगे वो सेम होंगे। अगर आप एक ग्रुप के अंदर 3 या 5 आप मेंबर्स बनाते हैं, तो साइमल्टेनियसली वो जो उनसे उनके कंटेंट्स को लिखेगा और उन 5 मेंबर्स पे लिखेगा द सेम कंटेंट्स। और ये होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि अगर आप किसी वजह से आपका एक मेंबर जो है वो डैमेज हो गया उसका डाटा, तो यू कैन रिकवर फ्रॉम द सेकंड वन। तो ये भी आपकी फिर पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपका डाटा कितना सेंसिटिव है और उसकी नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो उसकी बेस पे यू कैन डिसाइड कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल मल्टीप्लेक्स योर लॉग फाइल्स ग्रुप्स। तो उसमें आप बताएंगे कि मैक्स लॉग मेंबर्स कितने अलाउड आपके हैं, मैक्स लॉग हिस्ट्री कि आपकी आर्काइविंग जोन से है वो कितनी हिस्ट्री कॉपीज रखेगी। तो ऑब्वियसली कि वो 1 ही नॉर्मली होती है, एक से ज्यादा तो बहुत रेयर चांस होता है। उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज तक में चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगी। मैक्स लॉग इंस्टेंस 1 होता है डिफॉल्ट में, क्योंकि आप एट अ टाइम किसी एक डेटाबेस को एक ही इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपकी डाटा फाइल्स आ जाती हैं। तो ये आपकी डाटा फाइल्स हैं, ये उनकी लोकेशन है और उनका उसका नाम है और उसका साइज है, और फिर जो उनसे उसकी एक्सटेंशन पॉलिसी है, ठीक है। तो ये अनडू टेबल स्पेस है, तो ये अनडू टेबल स्पेस की होगी, और ये डाटा फाइल उसकी होगी, और ये ऑटो एक्सटेंड ऑन नेक्स्ट। तो ये उसको एक्सटेंशन पॉलिसी को उसने ऑटो एक्सटेंड पे रखा है। तो ये आपकी पे डिपेंड करता है कि आप उसको मैनुअल एक्सटेंशन करना चाहते हैं कि
ऑटो पे रखना चाहते हैं, और अनलिमिटेड साइज है कि वो उसको एक्सटेंड करता जाएगा। इनिशियली लेट्स सपोज आपने 1 जीबी रखा है, तो वो उसको जितना आपने ये 5 1 2 के जो सा है इतनी एक्सटेंशन करता जाएगा, तो उस फाइल साइज का लिमिट कोई नहीं होगा। तो वो 10 जीबी हो जाए, 20 हो जाए, 100 जीबी हो जाए, हाँ, अनलेस के अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि जी इस साइज से बड़ी फाइल कर सकती, और एप्पल फिर उसको अनलिमिटेड साइज पे ले जाएगा। और डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस यू कैन मेंशन हियर, और करैक्टर सेट ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है, ये आप मेंशन कर सकते हैं, और अदर देन दैट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और नेशनल करैक्टर सेट जो सा वो, और डिफरेंट टाइम ज़ोन्स, ठीक है? तो बाद मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं जो कि अपने बिज़नेसेस करती हैं ऑन डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कंट्रीज़, तो लेकिन ये है कि वो कलेक्टिवली अपने रिसोर्सेज़ को, अपने डाटा को एज़ अ सिंगल यूनिट भी मैनेज कर रही होती है। तो फिर उसके लिए you can set the different time zones according to your different databases, और में आप इवन के अगर आप Oracle फाइनेंशियल यूज कर रहे हैं, तो you can open the different multi currency calendars in your database। तो वो अगर आप कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, तो वो करेंसी कैलेंडर ईयर आप ओपन करते हैं, तो फॉर कैलकुलेटिंग योर प्रॉफिट और योर एक्सपेंडिचर और ये सारी चीजें। तो जो फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज और एक्ल आपको फुल सपोर्ट देता है कि आप मल्टी करेंसी कैलेंडर्स जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। कि लाइक एक कंपनी है, उसकी एक ऑफिस उनका पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, इंडिया में भी है, तो उनके डिफरेंट स्टार्टिंग ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए वो फिर, और डिफरेंट ज़ाहिर है करेंसी उनकी डिफरेंट है, टाइम जोन डिफरेंट हो सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कर सकते हैं, और वो ओरेकल खुद ही उसको फिर हैंडल करता है। तो इधर तक